अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 2 हफ्ते पहले जलसे में यह कहा था कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुशावरत करेंगे और इसके बाद उसका ऐलान करेंगे। मुशावरत तो जारी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई हतमी तारीख नहीं दी है। अलबत्ता यह कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना है, इसमें अगर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत नहीं मानती, अर्ली इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात के लिए नहीं मानती, तो फिर दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। अभी तक कोई तारीख नहीं दी है और इसीलिए हुकूमत अब ये कह रही है, बल्कि चैलेंज कर रही है कि आप असेंबलियां तोड़ें तो दोनों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होगा। और आज भी राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और अगले इलेक्शन तक नहीं, इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। इस हवाले से आज राना सनाउल्लाह ने चैलेंज भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन और कानून के तहत जो है वो असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने के हक़ में हैं और हम कोई असम्बली तोड़वाने के हक़ में नहीं है। लेकिन इस किस्म की गीदड़ बक्कियाँ और इस किस्म के चैलेंज जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मगर छोड़ें और असम्बली तोड़ें, हम इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। इलेक्शन में नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड करेंगे। हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो आज से शुरू कर दी और हर यूनियन काउंसिल से जो है वो हमारे कारकुन अपनी यूनियन काउंसिल के नाम और बैनर के साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और वो इस्तकबाल जो है इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन का फ़ैसला भी कर देगा। इलेक्शन में पार्टी को लीड करने के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाएंगे। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी को लीड करेंगे, इलेक्शंस में लीड करेंगे और लाहौर में जब वो आएंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अहम बात यह कि कहा है कि लाहौर में आएंगे और लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इससे पहले याद सादिक साहब ने कहा था कि जनवरी के महीने में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। तो सवाल ये भी यहाँ पे पैदा हो रहा है कि क्या इलेक्शंस जल्द होने वाले हैं, इसीलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, या इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे और नवाज शरीफ लेकिन पहले ही पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि वैसे तो परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही दोनों कह चुके हैं कि जब जैसे ही इमरान खान कहेंगे असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी, लेकिन साथ में फवाद चौधरी साहब ने कल ये भी कहा है कि अगर PML काफ को ये इत्तेहाद बरकरार रखना है तो फिर असेंबलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। PMLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह और मोनस साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे और PTI के अगर साथ रहना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि काफ़ी एक इंडिपेंडेंट जमात है, लेकिन उन्होंने फैसला करना है कि क्या इत्तेहाद बरकरार रखना है या नहीं रखना है। अगर इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बरकरार रखना है आइंदा इलेक्शन में भी, तो फिर असेंबलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज आपने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस्तकबाल करेंगे, उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और इससे पहले कह चुके हैं याद सादिक साहब भी जनवरी में आ रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों की पोजीशन थी कि इलेक्शन से पहले आएंगे, राइट टाइम पर आएंगे नवाज शरीफ साहब। तो क्या जल्द इलेक्शन होने वाले इसलिए नवाज शरीफ साहब ने आने का फैसला कर लिया? देखिए, ये बात तय है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो भी इलेक्शन की कैंपेन होगी वो जनवरी में शुरू होती है, यहाँ जाके वो कोई जून जुलाई में अगस्त में शुरू होती है। तो उसको लीड जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, क्योंकि जो हमारी यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो उसमें ये चीज़ जो है वो हमें लगता है कि ये ज़रूरी है और इससे हम बेहतर अंदाज में जो है वो इलेक्शन में जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। अब अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर हो सकता है कि उनको फिर जनवरी में आना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट 90 दिन में जो है वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन होना होगा। और अगर ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हमने इलेक्शन कैंपेन जो है वो कब शुरू करनी है, मार्च में शुरू करनी है या उससे थोड़ा बाद शुरू करनी है, क्योंकि जो इलेक्शन ईयर होता है वो आलमोस्ट पूरा इलेक्शन कैंपेन ही होती है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई महीना पहले शुरू कर दिया है या महीना बाद में शुरू कर दिया है। लेकिन वापसी का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
फैसले से मशरूत है कि वो असेंबलियां तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते? नहीं, फैसला जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से मशरूत है। क्योंकि आलमोस्ट ये कंसेंसस है पार्टी में कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन के मौके पे जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, बल्कि इलेक्शन से पहले जो फैसले वगैरह होते हैं उनमें भी उनकी सरपरस्ती जो है वो, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो मुनासिब होगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इसका ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, पार्टी उनको डिक्टेट नहीं कर सकती कि आपने जनवरी में आना है या आपने फरवरी में आना है। फैसला उनका होगा। पार्टी ने रिक्वेस्ट की है और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक हमें उम्मीद है कि वो फैसला करेंगे, फैसला वो खुद करेंगे। तो अब इस बात से मशरूत है बेसिकली नवाज शरीफ साहब का आने का फैसला कि इलेक्शन कैंपेन कब शुरू करनी है, और इलेक्शन कैंपेन ऑब्वियसली शुरू कब करनी है इसका फैसला मशरूत है कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, और इलेक्शन अभी होंगे या अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर वाली कहानी थी वो अब पीछे रह गई है कि डॉक्टर इजाज़त देंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, वो अब कहानी पुरानी हो गई है। नहीं, इसमें वो अपना इलाज जो है वो वहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी यकसुई के साथ जो है वो करवा रहे हैं। इसमें जो एक ऑपरेशन की बात होती रही है कि बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, तो वो कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि किसी भी आर्ज़े के जो है वो यानी करेक्शन के लिए या हल के लिए सिर्फ एक ही हो के ऑपरेशन ही करवाना है। मेडिसिन से भी जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो बहरहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है और इस वक्त वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और अपनी जो है वो मामूल की एक्टिविटीज़ जो है उसको जारी रखने की पोजीशन में है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो में हालात भी बेहतर हो रहे हैं, हालात साजगार हो रहे हैं, तो उससे भी आई एम श्योर उनकी वापसी के फैसले को आसानी मिलेगी ना। हाँ, हालात बेहतर इस हवाले से हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी जो है वो भी इंसान की सेहत पे जो है वो बड़ा एक मुस्बत या मनफी असर डालती हैं। अब कल जो अल्लाह ताला ने शरीफ फैमिली को सुरखरू किया है और उन पे इल्ज़ाम लगाने वालों के ऊपर जो है वो लानत बरसी है, तो इसका भी जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है। फिर जब हालात उनको उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे कि ये बहुत ज़्यादती हुई है, तो वो जब अगर वापस होती है, जो हो रही है, जो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी ओवरऑल जो है वो सेहत के लिए जो है ये चीज़ें भी बेहतर हैं। राना साहब, आप लोगों की तो पॉलिटिकल इसमें कोई शक नहीं। स्ट्रैटेजी का एक ये भी हिस्सा था ना कि अगर नवाज शरीफ ने आना है तो इससे पहले पंजाब में हुकूमत आपकी हो ताकि पंजाब में वो आ सकें। तो अब तो आप अगर कह रहे हैं कि लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां होंगी और पीटीआई असेंबली नहीं तोड़ती, तो तब भी क्या वो लाहौर ही आएंगे? पीटीआई की हुकूमत मखलूत हुकूमत, तो फिर भी वो लाहौर में ही आएंगे? नहीं, देखें शहजाद, देखें कुछ इवेंट्स होते हैं कि उनमें चीज़ें बदलती हैं ना। मिसाल के तौर पे मैडम मरीम नवाज़ का जो केस डिसाइड हुआ है, अपील डिसाइड हुई है, तो उससे आल टुगेदर उस केस की उस सज़ा की नोयत जो है वो चेंज होकर रह गई है जो मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्होंने जिन 6 पॉइंट्स के ऊपर मैडम मरीम नवाज़ को बरी किया है, उनमें से 5 तो जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ है। तो हमें बड़ी आसानी से प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मिल जाएगी और वो इंशाअल्लाह ताला उसके तहत जो है वो वापस आएंगे। उन्हें कोई गिरफ्तारी का ख़दशा नहीं होगा और उसके बाद आके वो अपीलें जो हम अपनी वो निकलवाएंगे, फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बरी होंगे। राना साहब, कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक डार साहब की। कुछ शेयर करेंगे किस हवाले से थी ये मुलाकातें? क्या जो टॉक्स हैं, जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से वो तो प्रेसिडेंट साहब को किया है, तो अगर इस्हाक डार साहब मिल रहे हैं तो इज़न्ट इट ऑब्वियस कि वो फिर मुज़ाकरात ही चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसमें जो इस्हाक डार साहब पहले जो मिले हैं प्रेसिडेंट से, तो वो तो शायद प्रेसिडेंट की भी ये ख्वाहिश थी और जो फाइनेंस पोजीशन कंडीशंस हैं तो उसके मतलब अपना डार साहब ने सदर साहब को ब्रीफ़ किया था और उसके बाद फिर सदर साहब का बयान भी आपने खुद सुना होगा जी कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की हेल्थ के मतलब जो है उन्होंने बयान दिया कि कोई ऐसा ख़तरा नहीं है डिफ़ॉल्ट का। तो इस वक्त इकॉनमी जो है ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और उसका हल इलेक्शन नहीं है, उसका हल जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी है,
उसका हल जो है वो तमाम सियासी जमातों का, सियासतदानों का, बल्कि बाकी लोगों का भी, जिसमें मैं समझता हूँ कि दूसरे अदारे भी शामिल हैं, उनका सबका मिल बैठना और बैठ के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कन्विंस करने गए थे इस बात पे कि जो इस वक्त माशी हालात हैं उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए, जब वहाँ पे वो गए हैं तो बातें तो खैर सारी हुई होंगी, और ये बात भी हुई होगी कि सबको मिल बैठना चाहिए और सबसे पहले इकॉनमी के ऊपर जो है वो कोई कंसेंसस होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन की डेट के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। डेट जो भी तय हो, अक्टूबर हो, सितंबर हो, अगस्त हो या दिसंबर हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब बैठेंगे, बात होगी, तो फिर जो है इन चीज़ों का रास्ता निकलता है। सियासतदान जब भी बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, रास्ता भी निकलता है। लेकिन मीडिया ये वहाद एक ऐसा सियासतदान है जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया गया है, नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो दूसरी मुलाकात थी उसमें इमरान खान के केसेस के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, कि कुछ ऐसे केसेस भी खुल रहे हैं जिस पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। तो क्या ऐसा मामला है, आपके इल्म में है, कोई ऐसी बात की हो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इसाक डार साहब से? बहरहाल मेरी हिसाब से इस बारे में बात तो नहीं हुई, लेकिन जब वहाँ पे वो बैठे हैं तो गुफ्तगू में तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है अलवी साहब के ये इल्म में हो या उनके जहन में हो तो उन्होंने उस बारे में बात की हो, लेकिन केसेस खुलने खलने वाली जो बात है ना, वो अब वो माहौल नहीं है कि जो चेयरमैन नायब है उसको यरगमाल बनाया हुआ है और उसे बाकायदा बताया जाता है कि ये खोल लो, ये बंद कर दो। ये जो मेरिट पे खुलता होगा वो खुल जाएगा, जो बंद होता हो बंद हो जाएगा। लेकिन राजा साहब, इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ आप भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको शिकस्त भी देंगे। दूसरी तरफ इसाक डार साहब जाके प्रेसिडेंट को ये बता रहे हैं कि देखें इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, तो लिहाजा बेहतर ये कि हम बात करें मिसाके मईशत पे, ना कि इलेक्शंस पर। तो आप एक तरफ से थ्रेट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गुजारिश भी कर रहे हैं कि देखें ये टाइम नहीं है इलेक्शन कराने का। नहीं, ना हम थ्रेट कर रहे हैं ना हम गुजारिश कर रहे हैं। हम थ्रेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इनकी थ्रेट का जो है वो आगे से नहीं, इनकी थ्रेट का, इनके चैलेंज का आगे से जवाब दे रहे हैं। असेंबलियाँ तोड़ने की बात ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, नंबर एक। और दूसरी बात जो है वो जिस इलेक्शन की बात हो रही है कि उसका वक्त नहीं है, वो जनरल इलेक्शन है। अगर एक असेंबली में होना है तो हो जाए, दो में होना दो में हो जाए, लेकिन मुल्क में जनरल इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें जब मुज़ाकरात में तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बात हो सकती है। बात ये भी अगर गैर मशरूत तौर पे पीटीआई भी बात तो हो ही रही है ना, बात तो हो रही है मुज़ाकरात में। अब मेरे ख्याल से दोनों साइड से आप लोग ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं ना इस वक्त। तो बिल्कुल जो प्रेसिडेंट से बात हो रही है वो गैर मशरूत ही हो रही है ना। तो गैर मशरूत बात तो प्रेसिडेंट से भी हो सकती है, बाकियों से भी हो सकती है। तो आ जाएं, बैठे, बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। शाम ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है और बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस इस वक्त गिरता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं अब वो सिर्फ $6.7 बिलियन के रह गए, जो कि 4 साल में कम तरीन सतह है। पिछले हफ्ते $784 मिलियन की कमी हुई है, जिसकी वजह से अब रिजर्व्स गिर के $6.7 बिलियन रह गए। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद का यह कहना है कि पाकिस्तान को जो डेट रीपेमेंट करनी है इस माली साल में वो मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल है। कल उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि जो टोटल पाकिस्तान को जरूरत है इस माली साल में वो $33 बिलियन की है, जिसमें $10 अरब का करंट अकाउंट खसारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसके अलावा $23 अरब की रीपेमेंट्स करनी है और इंतजाम ऑलमोस्ट हो चुका है। उन्होंने इसकी तफसीलात बताई कि $23 बिलियन की जो अदायगियाँ करनी है पाकिस्तान को, उसमें $6 बिलियन की अदायगी ऑलरेडी हो चुकी हैं। 4 बिलियन बायलैटरल लोन्स हैं जो कि रोल ओवर किए जा चुके हैं। $8.3 बिलियन के मजीद सरकारी रिलेटेड लोन्स हैं जो कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि रोल ओवर हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को इस साल $4.7 बिलियन मजीद इकट्ठा करने होंगे ताकि वो रीपेमेंट कर सकें। और उस हवाले से उन्होंने बताया है कि दोस्त मुल्क से एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन मजीद मिल जाएंगे। यही बात पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने भी की थी कि दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को 2 हफ्ते के अंदर $4 बिलियन मिल जाएंगे। अगर ये पैसे आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की जो अदायगियों का सिलसिला है इस साल के लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगा? और जो अहम सवाल है वो ये भी है
कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में $73 बिलियन अदा करने हैं। तो उसके लिए हमारा क्या इंतजाम है, ये अहम सवालात हैं जिसकी वजह से इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी भी कंसर्न शो कर रही है और इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुबैर साहब, एक तरफ तो आवाम परेशान है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, उसमें कमी नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर है, ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सर्वे था जिसमें जो स्कोर था टोटल बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस का, उसमें 21 परसेंटेज पॉइंट की कमी आई है, -4% हो गया है। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं, सागदार साहब भी कह रहे हैं कि जो अदायगियां हैं वो हम वक्त पे कर लेंगे, डिफॉल्ट का खदशा नहीं है। तो फिर क्या कंसर्न्स है बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त? देखिए, इसमें अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, शहजाद, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिजनेसमैन, वन हु आर अवेयर एंड हु नो द पोजीशन कि क्या इंटरनल पोजीशन क्या है। अब वो इंटरनल पोजीशन तो बिल्कुल जो डार साहब कह रहे हैं वही है कि हमारे डिफॉल्ट करने का कोई ऐसा चांस नहीं है और हमारे पास $7 बिलियन के रिजर्व भी हैं और कमिटमेंट्स भी हैं फ्रेंडली कंट्री के साथ, वो हम सारे समझ सकते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है जो हमको समझना है, जो लोगों को जो परेशानी है, बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त परेशान है, वो ये है कि 3800 से करीब के कंटेनर जो है पोर्ट के ऊपर स्टकअप हैं बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं हो रहे हैं। ये वो कंटेनर्स हैं जब इनको कहा गया था कि आप दिसंबर की 30 तारीख से बाद की शिपमेंट का हम अलाउ नहीं करेंगे, उन्होंने फिर भी उसको इंपोर्ट किया है। लेकिन इंपोर्ट तो करना पड़ता है, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं, तो वो उनका सद्देबाब नहीं हो रहा, तो वो कह रहे पता नहीं क्या हो गया है, हमारे कंटेनर नहीं हो रहे। एंड ये जो फर्स्ट फैल रहा है ना, जो जिन लोगों ने इंपोर्ट किया है, इसकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। दूसरे नंबर के ऊपर एलसीज का है। अब जब आपने दिसंबर को आपने कट ऑफ डेट देके खत्म कर दिया, तो अब नई एलसीज तो उन्होंने खोलने का भाई नहीं। अब उसके अंदर चैप्टर 84 और 85 ये 2 चैप्टर्स हैं जिसको उन्होंने किया है। उसके काफी आइटम में लग्जरी आइटम्स हैं, लेकिन कुछ आइटम है जैसे सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल की हमको जरूरत है, और फिर आपके रॉ मटेरियल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, मशीनरी है, वो सब उसके अंदर है। अब उसकी जब एलसी नहीं खुलती और किसी का प्रोजेक्ट किसी का हाफ वे में है, किसी का वो है, जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उनके जो मशीन पार्ट्स हैं वो भी रुक गए। तो उन्होंने कमेटी बनाई है स्टेट बैंक की, उसमें मैं भी हूँ और हम, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलसीज आर पेंडिंग, क्योंकि जब उसको करने जाते हैं तो फिर एसेंशियल देखते हैं, फिर इसको और एचएस कोड को देखते हैं, फिर लेकिन बहरहाल ये है कि लोगों की परेशानी ये है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे, आम बिजनेसमैन, कि मेरी एलसी नहीं खुल रही, मुझे कुछ नहीं पता। डार साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल हमारे पास रिजर्व्स हैं, फलाना है। जो डार साहब कह रहे हैं, डार साहब इज अ डूअर, मुझे पता है वो कर लेते हैं, बहुत सारे उन्होंने फैसले किए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आम बिजनेसमैन है उसको इस बात की समझ नहीं है कि जो है हालात है। ये बात दुरुस्त है कि जो पहले कुछ मसाइल थे ऑब्वियसली इंपोर्ट्स के हवाले से, कि जो मशीनरी के पार्ट्स इंपोर्ट करने थे वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल है उसके इंपोर्ट में भी दुश्वारियां हो रही हैं, एलसीज नहीं खुल रही। क्या ये मामला हैं, ये कंसर्न्स हैं इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के? देखिए, प्रॉब्लम एक और है इसके अंदर, जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपने तय किया कि 50,000 या इससे नीचे की जो एलसी है वो हम खोल देंगे। अब ये पार्ट्स वगैरह 50,000 से कम में आते हैं जो पार्ट्स होते हैं, और जो रॉ मटेरियल भी अगर आप देखें तो बहुत सारे रॉ मटेरियल बाइफर करके उसको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट के अंदर वो आ सकते हैं, वो उसकी भी एलसीयां वाकई नहीं खुल रही और जो है ना उसके अंदर शदीद प्रॉब्लम है। लेकिन उसका एक और बड़ी वजह है कि जो बैंक है हमारे, वो भी माशाल्लाह जो है ना वो सब अब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अब वो जो प्राइस का डिफरेंस है तो वो उसके अंदर उनको प्ले करने में मजा आता है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मामलात ऐसे हो कि हम डिफॉल्ट के करीब भी जाएं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर भी कह रहे हैं कि जितनी हमने अदायगियां करनी है उतने पैसों का हम इंतजाम कर लेंगे, कहीं से दोस्त ममालिक की मदद मिल जाएगी, रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन ये सब तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे रिजर्व्स में इजाफा तो होते हुए नहीं नजर आ रहा। जो पैसे आएंगे वो निकल जाएंगे अदायगियों में। तो जो ये करेंसी का मामला है, उसकी स्टेबिलिटी का, वो उसको आप आगे जाके देख कैसे रहे हैं? अभी तो इंटरबैंक रेट हमने एक जगह रोका हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं 3,800 कंटेनर्स इस वक्त मौजूद हैं, एलसीज के मामलात हैं। जब नॉर्मल ये सिचुएशन हम परमानेंट तो नहीं रख सकते, सिचुएशन जब नॉर्मलाइज होगी, इंपोर्ट खुलेगा, एलसीज जब खोलनी पड़ेंगी आपको, तो फिर क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी करेंसी की उस वक्त? साहब एक बात मुझे बताएं, ये काम कल तो नहीं हो सकता, ये बिगड़ा हुआ है बहुत सालों का। हम हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर की ब्लीडिंग हमारी हो रही है, ये तो साफ साफ बात है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 75 और 80 बिलियन के बीच में है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30-31 बिलियन है और 30 बिलियन तकरीबन होम रेमिटेंसेस आते हैं। 2 बिलियन हम और गिन लें नॉन बिजनेस लाइक जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका गिन लें, तो फिर हमारे पास जो है 62 बिलियन डॉलर होता है। अगेंस्ट में उसके तरफ आपके पास 15 बिलियन डॉलर का डेफिनेट जो है ना शॉर्टफॉल है। ये ट्रेड अकाउंट का जो शॉर्टफॉल
शॉर्टफॉल है, एवरी ईयर इट मल्टीप्लाइज। यानी अगर आप इसके अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, तो अगले साल इस साल के 15 बिलियन हम नहीं सह सकते, अगले साल एक और खड़े हो जाएंगे। उन चीजों को तो हम जरूर देख सकते हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। आप देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा कि हम जो वी आर अनेबल टू मीट, वी कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। ओवर प्राइस गेम है आज पावर का। अगर आप कमोडिटी देखें, मिसाल के तौर पर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल में सारे फैशन गारमेंट्स नहीं होते। कुछ वो आइटम्स हैं जो हाई वॉल्यूम लो प्रॉफिट बल्कि नो प्रॉफिट वाले भी होते हैं, जिसको हम इसलिए करते हैं कि हमको हमारी जो ना ओवरहेड्स को कम कंट्रोल कर सके अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसके हम कॉस्ट को कम कर सकें। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि वो आइटम जो कमोडिटी कहलाती हैं, पोलो शर्ट्स हैं, हल्की वाली बेडशीट्स हैं, उसको हमने लंबी क्वांटिटी में भेज सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। मैं और लंबी बात आपसे नहीं करता। तो इस वक्त जुबैर साहब हल क्या है? क्योंकि हर सर्दियों में एक तो गैस का भी एक इशू आ जाता है, इस वक्त जो प्राइसिंग का इशू है, गैस का इशू है, या जो इंटरनेशनल मार्केट में एक स्लो डाउन है, उस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से। देखिए, इंटरनेशनल स्लो डाउन तो जरूर है, हम उस कैटेगरी में जो है ना बहुत कम है। जहां स्लो डाउन नहीं है, हम उस कैटेगरी के लोग हैं। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली वहां है। बांग्लादेश के पिछले महीने में 10.9% ग्रोथ है। हम ये कहें कि इंटरनेशनल मार्केट खराब है या वो खराब है, मैं ये कहने से मैं अपने आप को बचा लूं, ये ठीक नहीं है बात। इंटरनेशनल मार्केट जरूर खराब है, लेकिन अगर हम लो प्राइस आइटम्स के बनाने के लिए गैस मुहैया कर दें और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे दें, मैं कहता हूँ मुझे और कुछ ना दे, आप ऐसा करें। बांग्लादेश कर रहा है ना, 10% से बढ़ाया है। जो गवर्नमेंट मुझे हमें कहती है आप लोग क्या करते हो, बांग्लादेश आगे बढ़ गया। मैं कहता हूँ मुझे बांग्लादेश की जो वर्ड टू वर्ड पॉलिसी है वो मुझे आप दे दो, एक्सपोर्ट 100% कुछ करे बगैर बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 3 साल पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर बरतानवी इदारे से जलजला जदगान को मिलने वाली इमदाद में करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया, लेकिन इस इल्जाम की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाया और ये चैलेंज किया कि अगर ये खबर झूठी है तो बरतानवी अदालत में मुकदमा करें। और अब 3 साल बाद डेली मेल खुद इन इल्जामात से पीछे हट गया है और शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगकर अपनी स्टोरी डिलीट कर दी है। डेली मेल की इस हवाले से मुख्तसर वजाहत और क्लैरिफिकेशन भी सामने आ चुकी है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी स्टोरी की दिफा में वजाहतें दे रही है। मगर डेली मेल की माफ़ी और इस तरह पीछे हटने पर किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि डेली मेल पर हट जाने का केस हुआ हो जिसमें उन्होंने जुर्माना अदा किया हो या फिर माफ़ी मांगकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली हो। हमने 1.5 साल पहले अपने प्रोग्राम में डेली मेल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताया था और शहजाद अकबर से कहा था कि इस केस में भी यही होता नजर आ रहा है, मगर शहजाद अकबर ने कहा था कि इस केस में ऐसा नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि डेली मेल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इल्ज़ामात लगाने के बाद ये इदारा अपनी खबरों का दिफा नहीं करता, बल्कि अक्सर मीनिंग हेयरिंग के बाद माज़रतनामा जारी करके खबर से पीछे हट जाता है। जब हमने ये बात शहजाद अकबर के सामने रखी तो सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। कि आपने 2-3 दफ़ा कहा कि इतनी बड़ी जब स्टोरीज कर रहे होते हैं तो ये अपने लॉयर से भी चेक करते हैं, फैक्ट चेक वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन डेली मेल का रिकॉर्ड भी आपके सामने होगा। और मेरे सामने 3-4 केस रीसेंट केसेस पड़े हुए हैं, जिसमें इमाम का केस ब्रिटिश पाकिस्तानी है जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से, उनके सपोर्टर हैं। डेफेमेशन केस था, डेली मेल के खिलाफ जीत गए। प्रिंस हैरी का केस फरवरी का है, वो सब्सटैंशियल डैमेजेस उनको देना पड़े हैं डेली मेल में। मतलब एक हिस्ट्री है इस जरीदे की कि उन्होंने खबरें दी हैं, बाद में लोगों ने सू किया है, डेफेमेशन चार्जेस लिए हैं और इन्होंने अर्ली स्टेज पे बिल्कुल इब्तदाई केसेस में ही इन्होंने या तो पीछे हट गए माफी मांग के या जुर्माना इनको देना पड़ा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने अपने लॉयर से पूछ भी लिया हो तो ये सही साबित होंगे इस केस में। मैं तो आपसे इस केस के ऊपर बात कर सकता हूं और उस आर्टिकल के नीचे लिखी हुई जितनी चीजें थी, और जब ये आर्टिकल आया भी और नून लीग से एतराजात भी आए, तो उसके बाद मैंने बारहा पब्लिकली एक एक चीज तो खुद क्वालिफाई की, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो मैं तो उस चीज के ऊपर कह रहा हूं कि इसको सब्सटेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं है और तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो उस आर्टिकल के अंदर चीजें लिखी गई हैं। हमने मिसालें देकर शहजाद अकबर को जो बताया था इस केस में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेली मेल की माफी के बाद भी डेली मेल की स्टोरी का दिफा कर रही है और यह कहा जा रहा है कि डेली मेल ने अपने सिर्फ एक इल्जाम पर माफी मांगी है, जबकि अखबार मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और दावों पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का यह दावा हकायक के बिल्कुल बरक्स है, मगर इन दावों में कोई ताजुब की बात नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 3 सालों में जब जब इस केस में शहबाज शरीफ के हक में कोई बात सामने आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जामात से पीछे हटने के बजाय डेली मेल की स्टोरी का दिफा ही किया है। सबसे पहले डेली मेल की स्टोरी पर बरतानवी इदारे डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने शहबाज शरीफ के हक में वजाहत जारी की और डेली मेल के इल्जामात को मुस्तरद किया। तो उस पर भी कहा गया कि डिफिट तो यही कहेगा। डिफिट तो आज कह रहा है कि इसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं है, हम तो ठीक, देखिए डिफिट तो ये कहेगा खुर्द-बुर्द नहीं है, लेकिन मुझे बात बताइए कि एक जब चीज़ प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उस वक्त ये थोड़ा ही होता है कि खुर्द-बुर्द सामने आ गई। अगर बाद में तफ्तीश से मालूम होता है कि इसके अंदर कुछ खुर्द-बुर्द हुई है, कोई कमीशन दिए गए हैं, तो उसकी तफ्तीश तो तब होती है। इस बात मैं इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि हमें इसमें जो शवाहिद मिले हैं और जो हमारे पास और शवाहिद आ रहे हैं वो हम सारे शेयर करेंगे। इसके बाद केस की मीनिंग हेयरिंग में जब बरतानवी अदालत ने इल्जामात की हकीकत पर सवाल उठाए तब भी यही कहा गया कि इब्तदाई रिमार्क से कुछ नहीं होता, ट्रायल में सब कुछ सामने आ जाएगा। और अब जब ट्रायल शुरू होने से पहले डेली मेल अपने इल्जामात से पीछे हटकर माफी मांग रहा है तब भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डेली मेल के माफी नामे के जवाब में वो वजाहतें दे रहे हैं जो खुद डेली मेल भी नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर ने इस हवाले से ट्वीट किया कि डेली मेल ने कहा है कि क्योंकि नैब ने शहबाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत या उसके इदारे डिफिट के माल को खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम पर चार्ज नहीं किया, इसलिए इदारा इस इल्ज़ाम की हद तक माज़रत ख्वाह है और तस्दीक करता है। शहजाद अकबर का ये मौक़िफ़ भी बिल्कुल गलत है क्योंकि डेली मेल ने नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को चार्ज करने की कोई बात ही नहीं की है, बल्कि ये वाज़ेह किया है कि नैब ने कभी शहबाज शरीफ पर किसी भी किस्म की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया नहीं है, इसलिए वो इस पर माफ़ी मांगता है। डेविड रोज जिन्होंने ये खबर की थी उस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी शहजाद अकबर से मिलता जुलता है। डेविड रोज का कहना है कि डेली मेल सिर्फ इस इल्ज़ाम से पीछे हटा है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर डिफिट की रकम में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम नहीं लगाया, जबकि डेली मेल शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर कायम है जिसका जिक्र उनकी स्टोरी में था। अगर डेविड रोज का ये मौक़िफ़ दुरुस्त होता तो डेली मेल स्टोरी का सिर्फ वो हिस्सा वेबसाइट से हटाता, ना कि पूरी स्टोरी को डिलीट किया जाता। और अगर डेविड रोज का मौक़िफ़ दुरुस्त होता तो डेली मेल अदालत में अपने बाकी इल्ज़ामात को कॉन्टेस्ट करता, ना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाता। अहम बात यह है कि डेली मेल की स्टोरी आने के बाद शहजाद अकबर सिर्फ इस स्टोरी का दिफा नहीं करते थे बल्कि ये दावा भी करते थे कि शहबाज शरीफ कभी बरतानवी अदालत में गए, डेली मेल के खिलाफ मुकदमा किया तो वो खुद जाएंगे और अदालत जाके सारे सबूत पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने तो आपको केस का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आपने भी ये दावा किया था कि मैं खुद जाऊंगा इंटरेस्टेड पार्टी बनकर, चाहे जो साथ में बरतानिया का लॉयर बैठा था उसको ले जाऊं या 50 पाउंड देके कोई और वकील कर लूं। आपने भी अपनी बात पे पूरे नहीं उतरे, आप नहीं बने इंटरेस्टेड पार्टी इस केस में। अभी तो ट्रायल की पूरी एक उधर कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद ट्रायल के एक पूरा टाइम टेबल आता है और ट्रायल के टाइम टेबल से पहले मैं बिल्कुल उसमें पार्टी भी बन सकता हूं और मैं उसमें जाके अपने कोई सबूत भी पेश कर सकता हूं, असिस्टेंस भी दे सकता हूं अदालत को। तो ये चीज तो अपनी जगह बाकी है। तो मैं अपनी बात आप इस दावे पे अभी भी कायम है कि अगर शहबाज शरीफ ने आपको बिल्कुल कायम हूं, तो आप जाएंगे वहां पे, इंटरेस्टेड पार्टी बनेंगे इस केस में? बिल्कुल मैं अपने दावे पे कायम हूं। इस मामले को 3 साल गुजर गए। शहजाद अकबर टीवी पर आते रहे, ट्वीट्स करते रहे, मगर सबूतों के साथ बरतानवी अदालत में पेश नहीं हुए। आज भी हमने शहजाद अकबर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा डेली मेल की एक खबर पर मुखालफिन के खिलाफ करप्शन का जो बयानिया बनाते रहे हैं वो अब दम तोड़ चुका है और इसका सारा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को हुआ है। डिफिट जिन मुल्कों में फलाई इमदाद करता है इसमें 2020 से पहले पाकिस्तान का नंबर पहला था। साल 2019-20 में डिफिट ने पाकिस्तान को $300 मिलियन की फंडिंग की थी, मगर डेली मेल की स्टोरी के बाद बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता रहा। पाकिस्तान की शफाफियत पर सवाल उठे, जिसके बाद फरवरी 2021 में बरतानवी पार्लियामेंट ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया और नतीजन पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि यकीनन करप्शन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इससे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को हमेशा सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुखालफिन के खिलाफ सियासी बयानियां बनाने के चक्कर में करप्शन के इल्जामात बढ़ा चढ़ाकर लगाए जाते हैं, लूटी हुई दौलत वापस लाने के दावे भी किए जाते हैं, मगर अक्सर केसेस में ना करप्शन साबित होती है, ना केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, बल्कि करप्शन खत्म करने की आड़ में जो सियासी खेल जारी रहता है उससे सबसे ज्यादा नुकसान पूरे मुल्क का होता है। इन मामलों पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए लंदन से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल हैं, उनका डिफेंस देख लें या डेविड रोज ने आज जो ट्वीट किए वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक इल्ज़ाम था
कि नैब ने जो है वो चार्ज नहीं किया इस मामले पे, इसलिए उस पार्ट के हवाले से सिर्फ अपॉलॉजी मांगी गई है, माफी मांगी गई है। ये इस वक्त स्टांस है शहजाद अकबर साहब का भी, और डेविड रोज भी यही कह रहे हैं कि जो बाकी मवाद था इस स्टोरी में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे, उस पर जो है इदारा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। क्या ये दुरुस्त है जो इस वक्त बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी शहजाद साहब, ये बड़ी अजीब मानते हैं कि सबसे बड़ा सबूत क्या डेली मेल उन इल्जामात के साथ खड़ा है या नहीं। जो अखबार खुद अपनी वेबसाइट पे माफी छापे, जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे कि वो पूरी उम्र उन इल्जामात को रिपीट नहीं करेगा, जो स्टोरी डिलीट कर दे, उसके बाद वो किस चीज के साथ खड़ा है? वो जो कह रहे हैं कि वो इल्जामात के साथ खड़ा है, डेविड रोज ने कहा कि वो डिफेंस उन्होंने जमा कराया। मैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। 3 साल लगे हैं डेविड रोज को डिफेंस जमा करने में। 3 साल के बाद इस साल फरवरी में जाकर उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने अपना डिफेंस जमा करवाया, और वो डिफेंस देखने के बाद डेली मेल के बुकला ने उनको, जो लीगल टीम है उसने उनको एडवाइस किया कि इस एविडेंस के साथ आप ट्रायल में शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ से केस नहीं जीत सकेंगे। ये डेली मेल के लिए लाइफ एंड डेथ केस था। डेली मेल बहुत सारे केसेस पहले हार चुका है, लेकिन इस केस की नवैयत मुख्तलिफ थी कि इसमें एक पूरा 220 करोड़ का जो मुल्क है वो शामिल होया हुआ था और बड़ा वायरल हुआ था ये। अब वो अजीब वो जो अपने इसमें इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि डेली मेल ने वो आर्टिकल रिमूव कर दिया है। होता ये है कि बाज़ औक़ात अखबार, शहजाद इकबाल सिर्फ क्लैरिफिकेशन छापता है कि हम इस आर्टिकल के इस हिस्से को करेक्ट कर रहे हैं। इस केस में डेली मेल ने सरेंडर किया है। ये सिर्फ माफी नहीं है, ये सरेंडर है कि आप एक अपना जो आर्टिकल है, जो एक बहुत आपका वीआईपी आर्टिकल है, जो बहुत मोस्ट वायरल आर्टिकल, आप उसको डाउन करते हैं, डिलीट करते हैं और आप लिख कर देते हैं कि आपने उसको डाउन कर दिया। इससे बड़ी अपॉलॉजी और क्या होगी? इसको वो जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेशक करते रहे, लेकिन उनको, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, आपके शो में मैंने बात की थी, आपको याद है जब हमने नेशनल क्राइम एजेंसी की खबर इसी शो पे की थी कि शहबाज शरीफ के ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल की इंक्वायरी के बाद केस बंद कर दिया। आपको याद है उस वक्त एक गवर्नमेंट के एक एडवाइजर थे, वो कह रहे थे कि मैं बरतानिया जाऊंगा, इस रिपोर्टर को कोर्ट में लेके उसको वहां केस करूंगा और साबित करूंगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर केस खत्म नहीं हुआ। आपको पता है वो एडवाइजर आए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का पैसा खर्च किया, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने फाइल निकलवाई ये साबित करने के लिए कि द न्यूज और जियो की स्टोरी गलत थी। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने पूरा बंडल निकलवाया, एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से वो केस फाइल हुआ था, 1700 पेजेस रिलीज हुए और 1700 पेजेस ने हमारी उस स्टोरी को 100% करेक्ट साबित किया कि एक्चुअली जो हमने लिखा था वो सही थी। इस केस में भी यही हो रहा है कि शहजाद अकबर ने कहा था कि वो खुद अदालत में आकर डिफेंड करेंगे। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अक्टूबर नवंबर की बात है जब डेली मेल की टीम, डेली मेल ने, मैं आपको शहजाद इकबाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डेली मेल ने फरवरी 2019 के जो जस्टिस निकलन की रूलिंग आई थी उसके बाद उनको वकला ने कह दिया था कि इस रूलिंग के बाद अगर तो डेविड रोज 100% एविडेंस ऑफ करप्शन नहीं लाते तो हम जीत नहीं सकते। उसके बाद 2 दफा उनके वकला ने उनको मशवरा दिया और फिर उनकी टीम पाकिस्तान गई। डेविड जो उनके वकला थे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर के, वो कह रहे थे कि माफी मांगे, लेकिन उनको पाकिस्तान की तरफ से बाद लोग कह रहे थे कि आपने माफी नहीं मांगनी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट भी उनको मिली जिसकी बेस पे डिफेंस फाइल हुआ। डिफेंस फाइल होने के बाद उनके वकला ने कहा कि वी आर सॉरी, वी कैन नॉट डिफेंड दिस केस। उसके बाद जाकर डेली मेल ने माफी मांगी है और आर्टिकल डिलीट किया है। सोशल मीडिया की हद तक वो कोई भी बयानियां बना सकते हैं, लेकिन जो मुर्तज़ा दो चीजें मुझे बताएं। एक तो डेविड रोज ने आज अपने ट्वीट्स में ये भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने और जो उनके दामाद है उन्होंने अपने रिप्लाईज जमा नहीं किए, ये उनका एक दावा है। और दूसरा एक ये बात की जा रही है कि अगर ये केस शहबाज शरीफ साहब जीते हैं और डेली मेल बिल्कुल ही पीछे हट गया है तो क्या वजह है कि उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ, या उन्होंने जो कॉस्ट होती है, जो लीगल कॉस्ट, शहबाज शरीफ साहब की भी लीगल कॉस्ट लगी होगी, एटलीस्ट वो तो उनको पे करनी चाहिए थी। ये दलील भी दी जा रही है इसके हक में। जी, इसमें सब एक तो ये कि डेली मेल पूरा पीछे नहीं हटा। अगर डेली मेल पूरा पीछे नहीं हटता तो वो कहता है कि हम आधा पीछे हटे या पार्शियली पीछे हटे, ऐसा नहीं है। डेली मेल ने आर्टिकल डिलीट कर दिया, ये कहानी तो टोटल वहीं पे फारग हो गई है, खत्म हो गई है। तो उसके बाद तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि डेली मेल को इफ्स एंड बट्स कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो शहबाज शरीफ ने, आपके प्रोड्यूसर को मैंने पूरा एविडेंस शेयर किया, मैंने डेली में जो डेविड रोज ने जो डिफेंस जमा करवाया वो भी मैंने भेजा है, जो इमरान अली यूसुफ ने जो अपना डिफेंस जमा करवाया वो भी भेजा है, शहबाज शरीफ का भी भेजा, पूरा क्लेम भेजा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाता हूँ। इस केस में क्लेम किसका है? क्लेम शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ का है। डिफेंडेंट कौन है? डेली मेल है।
क्लेम में जब शहबाज शरीफ ने जो अपना क्लेम डाला है, उसमें उन्होंने जितना भी डेली मेल का डिफेंस था, उन्होंने कहा कि ये झूठ है, मैं इसको नहीं मानता, आप एविडेंस दें। एविडेंस डेविड रोज ने देना था। डेविड रोज ने जब एविडेंस दिया तो उसके बाद उस एविडेंस में उनके वकला ने कहा कि ये काफी नहीं है, इसके ऊपर हम डिफेंड इसको नहीं कर सकते। और एक बात हो, ये करेक्ट है कि मुख्तलिफ प्रोसीड ट्रायल की डेट सेट होनी थी अगले साल नवंबर की, यानी तकरीबन 1 साल के बाद। उससे पहले मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस के दौरान शहबाज शरीफ के जो वकला हैं उनके और डेली मेल की नेगोशिएशन ये कल परसों नहीं शुरू हुए, ये आज से 9 मंथ्स पहले पहला अपॉलॉजी का ड्राफ्ट शेयर हुआ है और उसकी कॉपी मैंने आपके प्रोड्यूसर को दी है। आज से 9 मंथ्स पहले शहजाद इकबाल जो ड्राफ्ट शेयर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम माफी, फिर अल्फाज के ऊपर नीचे वो कर रहे थे। 16 पेजेस का पूरा वो डॉक्यूमेंट है। मुझे ये भी बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब ने अपने ट्वीट में इसका भी हवाला दिया है कि शहबाज शरीफ ने जो 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया था वो भी अदा किया गया है, तो उसको भी वो अपने दलाइल में शामिल कर रहे हैं कि इसमें जो जुर्माना पे किया है वो तो असल में शहबाज शरीफ ने पे किया है। ऐसा नहीं है, देखिए वो जुर्माना नहीं है, उसको कहते हैं वो लीगल कॉस्ट है, वो इंडेमनिटी कॉस्ट है। वो ये था कि शहबाज शरीफ ने जो कोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ ने और डेली मेल के वकला ने थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट उन्होंने प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगवाया हुआ था कि जब तक केसेस का फैसला पाकिस्तान में नहीं आता डबल जेपीडी होगी, हम इस केस को रोकते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि मैं उस केस से विड्रॉ करता हूं, मैं अब चाहता हूं कि ट्रायल की तरफ जाए। डेली मेल ने कहा कि अब आप अगर ट्रायल की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारी लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व है, चूंकि हमने म्यूचुअली बड़ा काम किया था एक दूसरे के साथ मिलकर और हमने स्टे लगवाया था, आप हमारी लीगल कॉस्ट पे करें। सही, वो उस हवाले से था एक्चुअली वो उनकी लीगल कॉस्ट है और ये कोर्ट में हुआ है। उसमें अगर जुर्माना होता तो वो सामने आता। जो ऑर्डर मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट शेयर किया वो लंदन हाई कोर्ट की स्टैंप है, जिसको टॉमलिन ऑर्डर कहते हैं। उसमें डेली मेल ने माफी मांगी। शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले में पूरी तफसीलात बता रहे थे। आज ही शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।